पोशंपा भाई पोशंपा, पोशंपा भाई पोशंपा, आओ खेले पोशंपा, पोशंपा भाई पोशंपा, पोशंपा भाई पोशंपा, पोशंपा भाई पोशंपा, आओ खेले पोशंपा, पोशंपा भाई पोशंपा। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। किसी को बताना नहीं है। पोशंपा भाई पोशंपा, पोशंपा भाई पोशंपा, आओ खेले पोशंपा, पोशंपा भाई पोशंपा। धमक धमक आता हाथी, धमक धमक जाता हाथी, रूपा जैसे उसके कान, बड़े निराले उसके शान। ये घाटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जुमाया हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धुन ढके दौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा धुन ढके दौड़ा। पोशंपा है पोशंपा, पोशंपा है पोशंपा, आओ खेले पोशंपा, पोशंपा पोशंपा। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। अब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान पायदार कैसे बने। मैं छोटा था, वे बड़े थे, उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। भाई साहब स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर तो कभी किताब के हाशिए पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। हाँ, कभी एक ही शेर को सुंदर सुंदर अक्षरों में नकल करते, और कभी ऐसे शब्द रचनाएं करते जिनमें ना कोई अर्थ होता ना सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कॉपी पर यह इबारत देखी, स्पेशल अमीना। भाइयों भाइयों, दरअसल राधे श्याम रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी मुंह बड़ी बात थी। वैसे मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था, 1 घंटे भी किताब लेकर बैठना पहाड़ था। मैं मौका पाते ही हॉस्टल से निकलकर मैदान में आ जाता, कभी रंगड़ियां उछालता तो कभी कागज की तितलियां उड़ाता। और कहीं कोई 4 दोस्त मिल जाए तो पूछ रहे क्या, कभी 4 दिहाड़ी पर चढ़कर उससे नीचे कूद रहे हैं। कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे कर मोटर कार का आनंद ले रहे हैं। सब अंग्रेजी के विद्वान हो जाते हैं, जहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है। क्यों? तब जाकर ये विद्या आती है, और आती क्या है? हाँ, कहने को जरूर आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिखना नहीं जानते। मेहनत करता हूँ, ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते तो तुम्हारी आंखों का कसूर है, बुद्धि का कसूर। रोज मेले तमाशे होते हैं, मैं कभी नहीं जाता। रोज ही हॉकी और क्रिकेट के मैच होते हैं, मैं पास नहीं फटकता, दिन भर अपनी किताबों में लगा रहता हूँ। उसके बाद भी एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल तक पढ़ा रहता हूँ। फिर तुम कैसे आशा करते हो कि खेल कूद में समय गवाकर दर्जे में पास हो जाओगे? अरे मुझे तो केवल 2 या 3 साल ही लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। इसी तरह मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब भी क्या था? अपराध तो मैंने किया, पर लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत छूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था, और उसी निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता कि क्यों ना घर चला जाऊं। जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करूं? मुझे मेरा मूर्ख रहना मंजूर था, मगर उतना मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाता था। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल छट जाते और मैं इरादा करता
कि आगे से खूब कीमत बिल्कुल उड़ जाती थी। प्रातःकाल उठना, सुबह 6 बजे हाथ मुंह धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना, 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, 9 से 10 मैथ और उसके बाद विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बना। पहले दिन उस टाइम टेबल की अवहेलना शुरू हो जाती थी। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वे हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी की वो दौड़, कबड्डी 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 कबड्डी, वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती। मुझे अज्ञात और अनिवार्य था कि उन्हें खबर ना हो, क्योंकि उनकी नजरें मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर एक नंगी सी तलवार लटकती मालूम होती थी। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मोह और माया के बंधनों में जकड़ा रहता है। मैं फटकार और गुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार कभी नहीं कर सकता था। भाई साहब फेल हो गए। मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया। अब मेरे और भाई साहब के बीच केवल 2 दर्जे का अंतर रह गया। जी तो किया कि भाई साहब को आड़े हाथे लूं। क्यों भाई साहब, कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन भाई साहब इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उन पर दया आ गई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का इस पर मुझे लज्जा जान। दर्जे में पास हो गए हो तो तुमको घमंड हो गया। लेकिन घमंड तो बड़ो बंदी। हाँ भाई साहब, तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सी प्रेरणा ली, या यूं ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं होती। असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था। ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। पहले अंग्रेजों का विस्तार बहुत ज्यादा था, लेकिन उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते, क्योंकि अनेकों ऐसे राष्ट्र थे जो अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते थे। रावण भूमंडल का स्वामी था। बड़े बड़े महीप उसे कर देते थे। आग और पानी के देवता उसके दास थे। लेकिन उसका शैतान का हाल भी बड़ा ही होगा। शैतान को यह घमंड हो गया था कि ईश्वर का उससे बढ़कर कोई सच्चा भक्त है ही नहीं। क्या हुआ आखिर? स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया। शाहिर ने भी एक बार अहंकार किया था, भीख मांग मांग कर मर गया। अभी सारे नंबर कट, सफा चट, सिफर भी ना मिलेगा। सिफर भी हो किस ख्याल में तुम? दर्जनों विलियम हुए हैं, दर्जनों कोड़ियों चाल, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोग हो जाता है। इन आगों को नाम भी नहीं पूछते थे। एक ही नाम के पीछे दोयम सोयम चारुम पंचुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते 10 लाख नाम भी बता देता। इसलिए फेल हो गया हूँ, लेकिन तुमसे बड़ा हूँ। मेरी बात तो गिरे पौधी है। स्कूल का समय निकट था। मोबाइल लेते हैं। ना जानिए उपदेश माला कब समाप्त होगी। मुझे तो आज भोजन भी निस्वाद सा लग रहा था। जब पास होने पर यह तिरस्कार किया जा रहा है, तो फेल होने पर तो मानो प्राण ही ले लिए जाए। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, वो कहीं लुप्त हो गया और जीवन चोरों का सा कटने लगा। परीक्षा और फिर सालाना इम्तिहान हुआ और उसके बाद रिजल्ट।
फेल हो गया। मैंने बहुत अधिक मेहनत नहीं की, मगर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ, भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया था। सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक हो गई। जब नतीजा सुनाया गया, दर्जे का अंतर आ गया था, केवल 1 दर्जे का। मेरे अंदर एक कुटिल भाव का उदय हुआ कि कहीं भाई साहब 1 और साल फेल हो गए तो मैं भी उनके बराबर हो जाऊं। वो किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे, किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन इस बुरे विचार को मैंने बलपूर्वक अपने मन से बाहर निकाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के लिए ही तो डांटते हैं। उस वक्त मुझे अप्रिय लगता है अवश्य, मगर कहीं ना कहीं उन्हीं के उपदेशों का असर है कि मैं ये दनादन पास होता जाता हूँ, वो भी दर्जे में अव्वल। पहले जो भाई साहब के भय से थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, अब वो भी खत्म। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ। अब सारा समय कनकौवे की ही। मगर इन सब के बाद भी मेरे समस्याओं की तैयारी गुप्त में सुलझाई जाती थी। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर एक कनकौवा लूटने में बेतहाशा दौड़ा जाए। आंखें आकाश की ओर और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो स्वर्ग से आ रहा था, मानो एक आत्मा जो विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने के लिए नीचे आ रही। सारे लड़के लग्गे और झाड़दार बांस लिए उसी पतंग की ओर दौड़े जा रहे हैं। एक ढेले के कनकौवे के लिए इन लड़कों के साथ दौड़ते शर्म नहीं आती। इसका लिहाज नहीं है कि नीची जमात में नहीं, 8वीं जमात में आ गए। कितने ही 8वीं वालों को मैं जानता हूँ, पहले अव्वल दर्जे के सुपरिटेंडेंट हो जाया करते। कितने ही कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तो तुम्हारी इस कमकली पर दुख होता है। तुम जहीन हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जहन किस काम का जो इंसान के आत्मगौरव की हत्या कर डाले। भाई साहब समझते होंगे कि मैं बड़े भाई से महज 1 दर्जा नीचे हूँ और उन्हें कुछ सब कहने और समझाने का अधिकार नहीं है। और मुझे समझाने का अधिकार हमेशा रहेगा। मेरे देखते ही बेराह न चलने पाओगे। अगर ऐसे नहीं मानोगे तो मैं इसका हरगिज नहीं भाई साहब, हरगिज नहीं। आप जो कुछ भी कहते हैं मेरे भलाई के लिए ही कहते हैं, और उसे कहने का आपको अधिकार भी है। मैं तुझे पतंग उड़ाने से मना नहीं करता। मेरा भी मन करता है पतंगे उड़ाने का, लेकिन अगर मैं खुद पतंगे उड़ाऊं तो तुझे पढ़ने के लिए कैसे कहूं? ये जिम्मेदारी भी तो मेरे सिर पर है। सहसा एक पतंग हमारे ऊपर से जाता हुआ नजर आया, जिसकी डोर लटक रही थी। भाई साहब कद में लंबे थे ही, सारे लड़के उस कनकौवे को लूटने के लिए बेताब। उमंग की रफ्तार जैसे बिजली की कतार, वो उड़ी है मेरी पतंग, वो चली है मेरी पतंग, उड़ती होंगी 1000। वो उड़ी है मेरी पतंग, वो चली है मेरी पतंग। ये पतंग वो पतंग, 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 ये पतंग वो पतंग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत पैसे। ए रानी चल, ओए गद्दा इधर चल, सब खाए आज भी।